नमस्ते इन्वेस्टर्स, सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। पिछले 3 महीनों में मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। अगर हम 3 महीनों का टोटल रिटर्न देखें, तो निफ्टी ने कुछ खास रिटर्न नहीं जनरेट किया है। जुलाई और अगस्त में एफआईआईज़ ने भी काफ़ी पैसा मार्केट से निकाला था, क्योंकि अगस्त एंड में डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ डेडलाइन करीब आ रही थी। पर इस सब अनसर्टेनिटी के बीच भी हमें सेलेक्टिवली कुछ कंपनीज में एफआईआई बाइंग देखने को मिली है। और होता भी है कि जब हम बॉटम अप इन्वेस्टिंग कर रहे होते हैं, तो हमें मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर हो रहे शोर को नजरअंदाज करके बिजनेस को इंडिविजुअली देखना होता है। जैसे उदाहरण के लिए, ट्रम्प टैरिफ्स आए या जाएं, भारत के किसी गांव में अगर कोई बच्चा बिस्किट खा रहा है, तो वो बिस्किट खाना छोड़ तो देगा नहीं। बिस्किट बनाने वाली कंपनी की तो सेल आती रहेगी। तो कई कंपनीज का Q2 या सितंबर क्वार्टर, माने कि जुलाई से सितंबर के महीनों का शेयर होल्डिंग डेटा आ गया है। इसलिए आज की वीडियो में हम 6 बहुत इंटरेस्टिंग कंपनियों को स्टडी करेंगे, जो एफआईआईज़ ने पिछले 3 महीनों में अपने पोर्टफोलियोज में ऐड की हैं। पर हाँ, एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो किसी भी तरह से इन बिजनेसेस पर बाय या सेल कॉल नहीं है। उसका प्लीज आप ध्यान रखना। इसके साथ ही चलिए शुरू करते हैं। पहला बिजनेस जिसमें अच्छी एफआईआई बाइंग देखने को मिली है, वो है थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज। इनके काफी समय से अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। आप इस स्क्रीनशॉट में देखोगे कि सितंबर क्वार्टर में एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग यहाँ 3.2% से बढ़ाकर 4.9% कर ली है। और बाइंग सिर्फ पिछले 3 महीनों में नहीं हुई है, उससे पहले भी जून क्वार्टर में भी इस बिजनेस में एफआईआई बाइंग देखने को मिली थी। तो अगर हम 6 महीने के टाइम फ्रेम में देखें, तो एफआईआईज ने थायरोकेयर में अपनी शेयर होल्डिंग 2.4% से 2.5% पॉइंट्स बढ़ाकर 4.9% कर ली है। ये एक हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक्स कंपनी है और ये पैथोलॉजी लैब्स चलाते हैं। इनका मेन बिजनेस डायग्नोस्टिक लैब्स चलाने का है, जहां से इनकी ज्यादातर सेल्स आती हैं। इनके पास देश भर में 37 लैब्स हैं, जिनको चलाने के लिए इन्होंने 10,100 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज का नेटवर्क सेटअप किया है। ये मॉडल काम ऐसे करता है कि मान लो डॉक्टर ने आपको कोई ब्लड टेस्ट कराने को बोला, तो आप थायरोकेयर के फ्रेंचाइजी पे जाके अपना ब्लड सैंपल दे दोगे, और फिर वो फ्रेंचाइजी वो ब्लड सैंपल आगे लैब भेज देती है, जो थायरोकेयर की होगी। और 1-2 दिन में आप उसी फ्रेंचाइजी पे जाके रिपोर्ट ले लेते हो, या आपके पास ऑनलाइन आ जाती है। यहाँ लैब या थायरोकेयर के लिए कस्टमर आप नहीं हो, फ्रेंचाइजी हैं एक तरीके से। बाकी प्लेयर्स के मुकाबले थायरोकेयर की प्राइसिंग मार्केट में काफी कॉम्पिटिटिव है। इस वजह से इन्होंने इंडस्ट्री में अपनी अच्छी जगह बनाई हुई है, खासकर छोटे-छोटे शहरों में। कोविड के बाद से हुआ क्या है कि 2022 और 2023 2 साल बेकार रहे थे डायग्नोस्टिक्स कंपनीज के लिए, पर पिछले 1 साल से इस सेक्टर में फिर से अच्छी ग्रोथ आ रही है। ओवरऑल ये मार्केट 10% के आसपास के रेट से ग्रो कर रहा है। पर हो क्या रहा है कि थायरोकेयर और डॉक्टर लाल पैथलैब्स जैसी ऑर्गेनाइज्ड कंपनियां छोटे-छोटे रीजनल प्लेयर से मार्केट शेयर छीन रहे हैं। उनकी बिजनेस ग्रोथ 15% से ऊपर आ रही है। इनके अभी हाल ही में 14 अक्टूबर को रिजल्ट्स भी आए हैं, तो ऊपर-ऊपर से देख लेते हैं। आप देखोगे हाफ ईयरली और क्वार्टरली दोनों टाइम फ्रेम्स में अच्छी 24% की सेल्स ग्रोथ आई है। प्रॉफिट भी इनका 45 से 46% बढ़ा है। प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ से ज्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिली है। डायग्नोस्टिक्स में मेरे हिसाब से थायरोकेयर बेस्ट प्लेयर है। बाकी कंपनियों के अभी रिजल्ट्स नहीं आए हैं। मेट्रोपोलिस का बिजनेस अपडेट आया था, उनकी कंसोलिडेटेड सेल्स ग्रोथ ज्यादा दिखेगी, क्योंकि आगरा और देहरादून में उन्होंने 2 बिजनेसेस खरीदे हैं। वरना स्टैंडअलोन बेसिस पर मेट्रोपोलिस के नंबर कुछ खास अच्छे नहीं थे, बस 12% की ग्रोथ आई है। अगला बिजनेस जो हम स्टडी करेंगे वो है स्किपर। यहाँ भी एफआईआईज ने 1.2% पॉइंट से स्टेक उठाई है, जिसके बाद उनकी शेयर होल्डिंग इस बिजनेस में 6.7% पहुंच गई है। स्किपर ऐसे ट्रांसमिशन टावर्स बनाता है, जो पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में हाई वोल्टेज करंट ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पावर ट्रांसमिशन स्पेस में हो क्या रहा है कि ग्रीन एनर्जी के आने से आपने ढेर सारे सोलर और विंड प्लांट्स तो लगा दिए, और आपके जो ये प्लांट्स हैं वो ज्यादातर राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में लोकेटेड हैं। आप इन्हें वहां लगाओगे जहां जगह ज्यादा है, जहां पे सोलर या विंड पावर की इंटेंसिटी ज्यादा है। पर डिमांड तो पूरे देश से आ रही है, शहरों से आ रही है। तो इसलिए भी भारत को अच्छा ट्रांसमिशन नेटवर्क चाहिए, ताकि हाई सप्लाई स्टेट से इलेक्ट्रिसिटी हाई डिमांड स्टेट्स तक पहुंचाई जा सके। इस वजह से आपका जो पूरा पावर ट्रांसमिशन सेक्टर है, वो एक मेगा कैपेक्स साइकिल से गुजर रहा है। ट्रांसमिशन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बहुत तेजी से इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, और जितना पिछले 5 सालों में केपेक्स हुआ है, उसका 4 गुना हमें अगले 6 सालों में देखने को मिल रहा होगा। स्किपर के पास 3,65,000 मेट्रिक टन कैपेसिटी है, और इनका टारगेट है कि FY 28 तक ये इसे 60% बढ़ाकर 6 लाख मेट्रिक टन कर ले जाएंगे।
इनका इस साल 25% सेल्स ग्रोथ का अनुमान है। इनकी ऑर्डर बुक में बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। इन्हें काफ़ी नए ऑर्डर्स मिले हैं, इसलिए आप देखोगे ऑर्डर बुक 1 साल में इनकी 158% बढ़ गई है, मतलब ढाई गुना हो गई है। स्किपर और थायरोकेयर आपके दोनों ही 20 से 25% टाइप ग्रोथ बिज़नेसेस हैं और अभी दोनों ही काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पर भी हैं। स्किपर का पी रेशियो 35 है। अगर आप थायरोकेयर का इस साल का अंदाज़न नेट प्रॉफिट पर फॉरवर्ड पी रेशियो निकालोगे, तो वो भी आपका 35 के आसपास बैठेगा जाके। तो ये दोनों ही अच्छे बिज़नेसेस हैं, जिन्हें आप खुद से एक बारी स्टडी कर सकते हो। तीसरा बिज़नेस जो हम स्टडी करेंगे वो है यथार्थ हॉस्पिटल। यथार्थ स्मॉल कैप हॉस्पिटल बिज़नेस है और इनके दिल्ली, एनसीआर, फरीदाबाद और आगरा में 8 हॉस्पिटल्स हैं। पावर ट्रांसमिशन सेक्टर की तरह हॉस्पिटल सेक्टर भी एक अच्छे केपेक्स साइकिल से गुजर रहा है। लगभग सभी कंपनियां अपनी बेड कैपेसिटी बढ़ाने के लिए या तो नए हॉस्पिटल्स खोल रही हैं या अन्य हॉस्पिटल्स को खरीद रही हैं और यथार्थ इस पूरे सेक्टर में अभी सबसे तेज ग्रो कर रहा बिजनेस है। जब FY25 खत्म हुआ था, माने कि मार्च अंत में, इनके पास 1605 ऑपरेशनल हॉस्पिटल बेड्स थे और इनका टारगेट है कि ये FY28 तक 3000 बेड्स कर ले जाएंगे, जो कि आपकी 23% की वॉल्यूम ग्रोथ बनती है। वॉल्यूम ग्रोथ के अलावा सेक्टर में अभी वैल्यू ग्रोथ भी बहुत स्ट्रांग है। वैल्यू ग्रोथ वो ग्रोथ होती है जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का दाम बढ़ाने से आती है। जैसे हॉस्पिटल्स हर साल बाय 10-15% अपने रेट्स बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये वॉल्यूम ग्रोथ प्लस वैल्यू ग्रोथ दोनों मिलके आपकी सेल्स ग्रोथ बनाते हैं। इस वैल्यू ग्रोथ को हम आरपॉब से नापते हैं। आरपॉब मतलब कि हॉस्पिटल हर बेड पर डेली कितनी सेल कमा पा रहा है, या जो पेशेंट एडमिट हुआ है उससे डेली की कितनी सेल बन रही है। जैसे अप्रैल से जून के महीनों में इनका आरपॉब पिछले साल से 6% बढ़ा था। अब यथार्थ के केस में इंटरेस्टिंग क्या हुआ है कि इनका आरपॉब आगे और ऊपर जा रहा होगा। इनका भी आरपॉब बाकी हॉस्पिटल्स के मुकाबले काफी कम है, बस 32,000 के आसपास है, क्योंकि यथार्थ का अच्छा खासा बिजनेस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सरकार की आयुष्मान भारत बीमा योजना और अन्य सरकारी सोर्सेस से आता है। पर हुआ क्या है कि सरकार ने CHGS के अंडर कई प्रोसीजर्स, ट्रीटमेंट्स और टेस्ट के रेट्स रिवाइज किए हैं, माने कि ये आगे चल के अपने पेशेंट्स से और ज्यादा चार्ज कर पाएगा, जिससे इसकी सेल्स बढ़ेंगी। तो मोटा मोटी कई सब वजहों की वजह से यथार्थ एक काफी अच्छा हॉस्पिटल बिजनेस हो गया है। वॉल्यूम ग्रोथ तो है ही इस बिजनेस में बहुत स्ट्रॉन्ग, 23% पर, और CHGS रेट्स रिवीजन की वजह से इसमें वैल्यू ग्रोथ भी हमें अब बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। तो यथार्थ आराम से आपका 30 से 35% टाइप ग्रोथ बिजनेस बनता है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इधर आप नीचे देखोगे कि FIIs ने इसमें अपनी होल्डिंग 4.3% से बढ़ाकर 6.5% कर ली है। हालांकि यहाँ FIIs की खरीदारी से और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या है कि आप नीचे देखोगे कि इसमें दो दो एस इन्वेस्टर्स ने भी स्टेक एक्वायर की है। मुकुल अग्रवाल की पिछले 2 क्वार्टर से इसमें 1.1% होल्डिंग रही थी और अब विजय केडिया जी ने भी इसमें 1% शेयर होल्डिंग एक्वायर की है। उन्होंने तो हाल ही के अपने कुछ इंटरव्यूज में बोला भी है कि वो हॉस्पिटल स्पेस को लेकर अभी काफी ज्यादा बुलिश हैं। पर देखिए, जरूरी नहीं है कि FIIs या DIIs किसी बिजनेस में आ रहे हैं तो वो अच्छा ही होगा। वो एक अच्छा सिग्नल जरूर हो सकता है कि आप उसको जाके खुद से स्टडी करो, पर आपको अपना दिमाग लगाना है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो हम तो यथार्थ में पिछले 1-1.5 साल से इन्वेस्टेड हैं। तब ना इसमें मुकुल अग्रवाल जी की स्टेक थी, ना केडिया जी की, और इसको हम काफी समय से अपनी कम्युनिटी में भी कवर करते आए हैं। हमें पोटेंशियल दिखी, हमने स्टेक ले ली। किसी FII या एस इन्वेस्टर के आने का इंतजार थोड़ी किया। हाँ, पर जब FIIs आ रहे हैं, एस इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो अच्छा भी लग रहा है और कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। तो हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जहां हम यथार्थ जैसे 150 से ज्यादा अच्छे-अच्छे बिज़नेसेस को क्लोज़ली ट्रैक करते हैं। उनके बिज़नेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और आपके वन ऑन वन सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। हाँ, लेकिन हम किसी भी बिज़नेस पर बाय सेल कॉल्स नहीं देते हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। हमारा काम सिर्फ आपको सही और पूरी इन्फॉर्मेशन देना है स्टॉक्स पर। और याद रहे, ये एक पेड कम्युनिटी है, इसमें 2 प्लान्स हैं, 6,000 रुपए का 6 महीने के लिए और 10,000 रुपए का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपका महीने का रेट 1,000 रुपए पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट बस 850 रुपए पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना इसी का हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। आप उस लिंक से हमें मैसेज करके ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। वापस से अपने डिस्कशन पर आते हैं। चौथा बिजनेस जो हम स्टडी करेंगे वो है लार्ज कैप सोलर कंपनी वारी एनर्जीज। वारी सोलर सेल्स और सोलर पैनल्स बनाता है और इनका हाल ही में अप्रैल के शुरुआत में या आई थिंक मार्च एंड में 5,400 मेगावाट का सोलर सेल प्लांट चालू हुआ था, जिस वजह से इस बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है।
सोलर मैन्युफैक्चरिंग में है क्या कि अगर आप सिर्फ सोलर सेल्स चाइना से इंपोर्ट करके उनके पैनल्स असेंबल करके बेच रहे हो, तो वो कुछ खास बिजनेस नहीं है। उधर बहुत कम मार्जिन्स हैं। पर जो कंपनियां भारत में सोलर सेल्स बना रही हैं, उनके प्रॉफिट मार्जिन्स हाई हैं। तो आपकी अच्छी सोलर कंपनियां वही हैं जिनके पास खुद की सोलर सेल कैपेसिटी है, जैसे कि वेबसॉल और वारी, क्योंकि उनके प्रॉफिट मार्जिन्स हाई हैं। इसलिए आप देखोगे इस बिजनेस में एफआईआईज़ की रुचि काफ़ी बढ़ रही है। 6 महीने पहले तक इसमें ना के बराबर एफआईआई होल्डिंग थी। जून क्वार्टर में 0.7% से होल्डिंग 2.7% हुई और अब एफआईआईज़ ने 2.7% से भी बढ़ाकर होल्डिंग वारी में 6.4% कर ली है सितंबर क्वार्टर में। वारी के भी बहुत स्ट्रॉन्ग Q2 रिजल्ट्स आए हैं अभी 17 अक्टूबर को। सेल्स 70% बढ़ी हैं, मैं देख रहा था इनके रिजल्ट्स, और मुनाफा तो पिछले साल से डबल से भी ज़्यादा हो गया है। इनका इस साल 5.5 से 6,000 करोड़ रुपए एबिटा करने का गाइडेंस था और ये अब तक Q1 और Q2 मिला के मतलब H1 में टोटल 2,736 करोड़ का एबिटा कर ले गए हैं। तो इन्होंने अब तक के 6 महीनों में अपना आधा टारगेट पूरा कर लिया है और मैनेजमेंट कह रहा है कि H2 में तो प्रोडक्शन और ऊपर जाएगा, तो आराम से ये गाइडेंस बीट हो जाएगी। बाकी बिजनेस में अभी अच्छी ग्रोथ आ ही रही है और ये बीईएसएस, सोलर इन्वर्टर्स और ग्रीन हाइड्रोजन पर भी काम कर रहे हैं। इसके लिए इन्होंने 10,000 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट अनाउंस की है। तो मेरे हिसाब से तो लार्ज कैप्स में वारी सबसे ज्यादा अंडर वैल्यूड बिजनेस है और ऐसी ग्रोथ और वैल्यूएशन आपको मिड कैप्स में तक नहीं मिलेगी। ये बिजनेस अभी 37-38 के पीई पर ट्रेड कर रहा है और आप इस गाइडेंस पर अगर इनका इस साल का अंदाजन मुनाफा निकालते हो, जो हमारे पुराने ऑडियंस को पता ही है, जिसे हम लोग फॉरवर्ड पीई बोलते हैं, तो वो वारी का बस 30 के आसपास निकल कर आता है। पर इस सब के बीच अगर आपको याद होगा कि हाल ही में न्यूज़ आई थी कि यूएस कस्टम्स डिपार्टमेंट ने वारी में इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की है कि कहीं ये चाइनीज सोलर सेल्स तो यूएसए को नहीं सप्लाई कर रहे हैं। यूएसए ने चाइनीज सोलर सेल प्रोडक्ट्स पर बैन लगाई हुई है। इस पर मैनेजमेंट का कहना है कि उन्होंने सारे लॉज फॉलो किए हैं, बाकी ये इन्वेस्टमेंट समय समय पर होती रहती है। ऐसी इन्वेस्टमेंट्स पहले भी हुई हैं, वारी पूरा कॉपरेट कर रहा है और मैनेजमेंट ने ये भी बताया है कि इस इन्वेस्टिगेशन को 1-1.5 साल तक लग सकता है पूरा होने में। इसलिए अगर आपकी वारी एनर्जीज में रुचि है, तो आपको इंडियन सोलर सेल्स के प्राइसेस वो ट्रैक करने होंगे कि मार्जिन से स्टेबल रहें, इनके प्रोडक्शन लेवल्स, और ये यूएस कस्टम्स केस को ट्रैक करते रहना होगा। बाकी ओवरऑल ये बिजनेस काफी अच्छा कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला बिजनेस जो हम स्टडी करेंगे वो है इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस। इंडिया शेल्टर 10 से 15 लाख से कम के होम लोन्स देता है, जो आपके अफोर्डेबल हाउसिंग होम लोन्स बोले जाते हैं। इनकी देश भर में 290 ब्रांचेस हैं और ये सबसे ज्यादा राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में प्रेजेंट हैं। अब जल्दी से इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर एक नजर डाल लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि लगभग 2 सालों से एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ही लगातार इसमें अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाते आए हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स इस स्मॉल कैप बिजनेस में आ क्यों रहे हैं। अगर मैं आपको हाउसिंग फाइनेंस मार्केट के बारे में बताऊं, तो होम लोन की साइज के हिसाब से इस सेक्टर में 4 सेगमेंट्स हैं: सुपर प्राइम, प्राइम, इमर्जिंग और अफोर्डेबल हाउसिंग। 35 लाख रुपए से ज्यादा के हाउसिंग लोन्स को प्राइम और सुपर प्राइम होम लोन्स बोला जाता है। उसके नीचे आते हैं 25 लाख के आसपास के लोन्स, जो इमर्जिंग सेगमेंट में आते हैं, और सबसे आखिरी में आते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स, जो आपके 5 लाख रुपए से शुरू होते हैं और 15-20 लाख तक के जाते हैं। ये छोटे टिकट साइज वाले लोन्स ज्यादातर टीयर 2 टीयर 3 के छोटे शहरों में और गांव वगैरह के लोग लेते हैं, और इन लोन्स को ज्यादातर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या लो इनकम वाले परिवार लेते हैं। तो पूरा हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर लगभग 13 से 15% सीएजीआर से ग्रो कर रहा है, लेकिन हाउसिंग फाइनेंस के अंदर ये अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट सालाना 21 से 23% के रेट से ग्रो कर रहा है। और इस ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण है प्रधानमंत्री आवास योजना या पीएमएवाई, जिसके तहत सरकार मिडिल क्लास और कम आय वाली फैमिलीज को सब्सिडाइज्ड रेट पे होम लोन्स दे रही है। अब जैसे यथार्थ हॉस्पिटल स्पेस में सबसे तेज ग्रो कर रहा बिजनेस है, वैसे ही अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में इंडिया शेल्टर हाई ग्रोथ बिजनेस है। इनके फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं, एनपीएज लो हैं, और इधर आप देखोगे कि आरओई 16% के ऊपर है और ग्रोथ भी बहुत अच्छी आ रही है इस बिजनेस में। जैसे नेट प्रॉफिट इनका Q1 में पिछले साल से 39% बढ़ा था। इनका अगले 5 सालों तक अपना बिजनेस 30 से 35% रेट से ग्रो करने का टारगेट है। अगर इंडिया शेल्टर अच्छे से ये एग्जीक्यूट कर ले जाता है, तो ये अपने शेयर होल्डर्स के लिए काफी वैल्यू बना सकता है। हमारी लिस्ट में छठा और आखिरी बिजनेस है विंटेज कॉफी और बेवरेजेस। विंटेज एक एफएमसीजी स्टॉक है और जैसे आपको नाम से ही अंदाजा लग गया होगा कि ये कॉफी बनाकर बेचते हैं। विंटेज आपका एक बी2बी प्लेयर है, मतलब कि ये अन्य ब्रांड्स या कंपनीज के लिए कॉफी बनाते हैं। सेल्स के हिसाब से देखें तो विंटेज आपका अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड है। इनकी
34% सेल्स मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से, 23.5% रशिया वगैरह से और 19.5% थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया वगैरह से और 13.5% सेल्स भारत से आती हैं। इनके अप्रैल से जून के महीनों में माने कि Q1 के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे। सेल्स ज़बरदस्त 133% बढ़ी थी और मुनाफा तो 3 गुना हो गया था। विंटेज आपका पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का खेल खेल रहा है। एक तरफ ये अपनी कॉफ़ी बनाने की कैपेसिटी बढ़ाते आए हैं और दूसरी तरफ ये नए क्लाइंट्स, नए कस्टमर्स बनाते आए हैं। इनके पास अभी 6,500 मेट्रिक टन्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑपरेशनल है और ये 4,500 मेट्रिक टन्स की और कैपेसिटी ला रहे हैं, जो इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक यानी कि मार्च 2026 तक चालू हो जाएगी। इससे इनकी प्रोडक्शन क्षमता 70% बढ़ के 6,500 मेट्रिक टन से 11,000 मेट्रिक टन्स पर एनम हो जाएगी। फिर इसके आगे भी यानी कि अगले साल भी कंपनी अभी से प्लान कर रही है। ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी है विंटेज में। ये 5,000 मेट्रिक टन्स कैपेसिटी और ला रहे हैं फ्यूचर में। यानी कि अभी कंपनी 6,500 टन्स पर है, 4,500 टन्स कैपेसिटी मार्च 2026 तक आएगी, तो फिर टोटल कैपेसिटी 11,000 टन्स हो गई। ये आपकी बनी 70% ग्रोथ। फिर इसके ऊपर 5,000 टन्स और 45% बढ़ोतरी, ये प्लान मार्च 2027 तक पूरा होगा और फिर टोटल कैपेसिटी 16,000 मेट्रिक टन्स पहुंच जाएगी। हमें अगले 2 सालों तक काफ़ी अच्छी 40 से 50% की विजिबिलिटी दिख रही है विंटेज में। तो आगे भी हमें इस बिज़नेस में काफ़ी अच्छे रेट से सेल्स बढ़ती हुई दिख सकती हैं। इसी एक्सपेंशन के लिए विंटेज ने 216 करोड़ रुपए की फंडिंग उठाई है, जिसमें कई एफआईआईज़ और डीआईआईज़ ने निवेश किया है। इसलिए आप देखोगे एफआईआई होल्डिंग 3.9% से बढ़कर 6.3% हो गई है और डीआईआईज़ की भी होल्डिंग 2.5% से 6.3% हो गई है। पर विंटेज में आपको रिस्क क्या मॉनिटर करना है कि ये 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर अभी चल रहे हैं और जो नई कैपेसिटी है वो अगले साल मार्च में आएगी। तो ऐसा नहीं है कि अगले आने वाले क्वार्टर्स में भी मतलब सितंबर और फिर दिसंबर में भी आपको सेल्स डबल होती मिलेंगी। आप इधर देखोगे कि पहले के क्वार्टर्स में सेल्स बढ़ती आई हैं, पर मार्च और जून के क्वार्टर में लगभग सेम लेवल पर सेल्स रही हैं, क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 100% पर चल रहा है। इससे ज़्यादा कंपनी प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती है। तो विंटेज कॉफ़ी एक अच्छा एफएमसीजी बिजनेस है, जिसे आपको खुद से देखना चाहिए। इसके जो अभी सीईओ हैं सी जवाहर, उन्होंने 24 साल टाटा कॉफ़ी में काम किया है, तो मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है और वो अच्छे से कंपनी को ग्रो कर रहे हैं। पर आपको आउटलुक यहाँ थोड़ा लंबा रखना होगा, क्योंकि इनकी कैपेसिटी थोड़ा लेट आएगी। बाकी अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको इन सब में से सबसे अच्छा बिज़नेस कौन-सा लगा है। साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में आप हमारे चैनल सिंपली स्टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे लिए आपके लाइक्स और सब्सक्राइब्स ही मोटिवेशन है, ताकि हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी हाई क्वालिटी रिसर्च वीडियोज़ फ्री में लाते रहें। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग।